नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। मैं राम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाओ और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। जैसा कि कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे, कल हम लोग प्रेमचंद्र का उपन्यास पढ़े थे। किसको किसको याद है? हाँ, और एक नोट्स बना के आप लोग उसमें लिखते जाया करो। बाकी मैं एक दिन जब अलग से क्लास लूँगा तो पूरा होल रिवीजन करूँगा और इस पर क्वेश्चंस कराऊँगा, ठीक है? हाँ, तो चलो जल्दी जल्दी आप लोग जो भी लाइव हो मैसेज कर दो और हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। तो आज भी प्रेमचंद्र का उपन्यास पढ़े थे ना, कहानी आज पढ़ लेंगे। पहले प्रेमचंद की कहानी पढ़ लेंगे। उस दिन था उपन्यास, तो प्रेमचंद की, ये चंद होता है, प्रेमचंद की क्या कहानी। अपने लेखक वही प्रेमचंद ही हैं, लेकिन उस दिन उपन्यास था, आज प्रेमचंद की क्या है, कहानी है। तो आप लोग बताओ मुझे कौन कौन जानता है प्रेमचंद की कौन कौन सी कहानी है। इम्पोर्टेंट कहानी तो बहुत लिखे हैं, कहानी सम्राट कहे जाते हैं ये, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बताओ आप। चलो मैसेज करते रहो, मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नमक का दरोगा। पढ़े होगे ना, नमक का दरोगा। इसका एक कोटेशन था, पंडित अलोपीदीन ऊँघते हुए आ रहे थे। पंडित अलोपीदीन ऊँघते हुए आ रहे थे और जो दरोगा थे वो बहुत ईमानदार थे। एक कोटेशन है कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। बहुत अच्छा कोटेशन है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। मतलब ये जो दरोगा साहब थे ये अपने धर्म पे दृढ़ रहे, और जो पंडित अलोपीदीन ऊँघते हुए आ रहे थे, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। मतलब उनकी चाल ना चली, सोचे थे घूस दे के निकल जाऊंगा और घूस नहीं लेते ये। तो एक तो हो गया नमक का दरोगा, और एक जो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट में और आती है, जो है पूस की रात, हल्कू वाली। समझ गए? मतलब एक कुत्ते के साथ एक किसान जो उसका रखवाला करता है ना, ठंड से मर जाता है, पूस की रात। बहुत बहुत अच्छी। तीसरी है एक कफन। कफन बहुत अच्छा है, बिल्कुल। दो गरीब लोग रहते हैं, बाप बेटे, और मतलब घर में बहू को बेबी होने वाला होता है, और ये लोग मस्त फक्कड़, और वो अपने बेटे से बोलते हैं जाके देख लो, और डिलीवरी में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो गांव वाले इकट्ठा होते हैं, ये लोग निरा निकम्मे आदमी थे। गांव वाले इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं इनसे कि चलो ठीक है, कुछ मैं योगदान दे देता हूँ, जाके कफन ले लो। तो कफन के लिए गांव वाले पैसा देते हैं, और ये बाप बेटे जाते हैं ठेके पे, और ठेके पे जाके दारू पीते हैं और खूब बढ़िया जम के खाना खाते हैं, और वहीं गाना गाते हुए लौट जाते हैं, और उधर डेड बॉडी यहाँ पड़ी थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कफन है, कफन के लिए पैसा मिलता है, वो तक नहीं छोड़ते हैं। भूखे थे एकदम बिल्कुल। तो पढ़ोगे आप, देखोगे सच में ऐसी ऐसी चीज़ें जो पहले लिखी गई हैं वो आज आपके परिवेश में मिल जाएंगी। जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो तो देखते ही होंगे बहुत सारी चीज़ ना। तो नमक का दरोगा हो गया, पूस की रात, कफन। एक चौथा ईदगाह, ये भी इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईदगाह, जिसमें महमूद नाम लड़के का रहता है ना, तो सब बच्चे जाते हैं। महमूद बहुत गरीब रहता है, अपनी दादी के साथ रहता है। तो दादी जी उसको पैसा देती है मेला देखने के लिए। सब बच्चे अपने खिलौने खरीद रहे थे। अब वो सोच रहा था क्या खरीदूं क्या खरीदूं क्या खरीदूं। तो उसे याद आता है कि दादी जी जब रोटी बनाती हैं तो हाथ से जल जाती हैं, क्योंकि उनके पास चिमटा नहीं था। इतनी गरीबी थी कि चिमटा नहीं था। तो उतने छोटे से नन्हे बच्चे को, हामिद को, ये याद आता है कि हमारी दादी के पास चिमटा नहीं है, और वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। तो और दादी बोलती है क्या खरीदा तुमने? तो बोली चिमटा खरीदे। तो दादी को गुस्सा आता है कि पूरे बाजार में तुझे यही चिमटा खरीद, एक भी पैसे को खाता पीता भी नहीं है बेचारा। तो जब वो दादी से बोलता है कि दादी आपके हाथ जल जाते हैं तभी मैंने चिमटा खरीदा, तो दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो प्रेमचंद कहानी सम्राट ऐसे नहीं कहे जाते। जब आप उनकी कहानियाँ पढ़ोगे तो सच में आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएगा। तो नमक का दरोगा हो गया, पूस की रात हो गया, कफन हो गया, ईदगाह हो गया, ठीक है। एक बूढ़ी काकी भी है, बूढ़ी काकी, ठीक है। और आप लोगों को कुछ पता हो बताओ, आप लोगों को भी कुछ पता है इसमें? हाँ, एक इनकी पंच परमेश्वर भी है, पंच परमेश्वर। एक व्यंग और है, शतरंज के खिलाड़ी। वो वही जब हमारे यहाँ शासनकाल में अधीन था ना, कैसे यहाँ के नवाब लोग अपने में मस्त थे। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। तो कितना हो गया? 4 हो गया। 5 बूढ़ी काकी,
6 हो गया पंच परमेश्वर, 7 हो गया शतरंज के खिलाड़ी। इतना सफिशियंट है इनकी कहानी, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक और लिख सकते हो, एक और क्या था वो, देखो ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, ये 8 हैं, ठीक है। ये 8 इनका इसलिए लिखवा दिया कि ये इंपॉर्टेंट हैं, ये 8 हैं और इनका 8 आप लोग कर लो, और ये मैं हटा देता हूँ। और अब आ जाता हूँ अपने सर्वनाम टॉपिक पे। तो सर्वनाम के 6 प्रकार थे, कौन कौन से, ये हम आप लोग बताओ मैसेज में, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो बता चुका था ना। हाँ, तो उसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम था, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें उत्तम पुरुष हो गया था, उत्तम पुरुष ये हो गया था, मध्यम पुरुष हो गया था ना, और तीसरा बचा था अन्य पुरुष। ये क्या होता है, अन्य पुरुष क्या होते हैं बताओ, अन्य पुरुष क्या होते हैं ये बताओ, आप लोग मैसेज करो, अन्य पुरुष क्या होता है बताओ। देखो, जैसे उत्तम पुरुष बताए थे, कहने वाला मतलब खुद के वक्ता जो है अपने बारे में कहेगा उत्तम पुरुष, और सुनने वाला जो होगा श्रोता वो होगा मध्यम पुरुष। अब तीसरा अन्य पुरुष क्या है, अन्य पुरुष क्या है बताओ, अन्य पुरुष क्या है, श्रोता और वक्ता, मतलब वक्ता, वक्ता मतलब मैं जो बोलने वाला है, वक्ता और श्रोता, वक्ता और श्रोता मिलकर किसी दूसरे के बारे में बात करेंगे, वही होगा अन्य पुरुष। क्या होगा, हाँ, वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं है, वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं है वही क्या है, अन्य पुरुष है। जैसे मैंने अपने बारे में बताया था, उसके बाद आपके बारे में बताया था। अब आ जाओ वक्ता और श्रोता के बाद तीसरे बारे में जो यहां उपस्थित नहीं है, उसका उदाहरण देखते हैं। जैसे वह दीपावली में घर गया होगा, वह दीपावली में घर गया होगा। देखो, मैं और आप बात कर रहे हैं, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष से तीसरे के लिए, वो कौन है, वह दीपावली में घर गया होगा। तो वह कौन है, मतलब ये समझ लो कि एक तीसरा पर्सन है, मैं बताया था ना। मान लो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा हूँ, सेकंड फ्लोर पे कोई और रह रहा है, और मैं मध्यम उत्तम पुरुष, और जिससे बात कर रहा हूँ तुम मध्यम पुरुष। मैं उत्तम पुरुष, तुमसे बात कर रहा हूँ तुम मध्यम पुरुष, और किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर के बारे में बात कर रहे हैं कि वह दीपावली में घर गया होगा, मतलब उसके गेट में लॉक लगा होगा। तो ये जो वह है ये हमारे पास उपस्थित नहीं है, तीसरे बारे में बात की जा रही, मतलब वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं है उसके बारे में जो बात की जाती है वह होता है अन्य पुरुष। समझ गए, तो वह दीपावली में घर गया होगा। तो ये वह जो है वो क्या है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, जैसे वे आपस में लड़ रहे थे, वे आपस में लड़ रहे थे, वह दीपावली में घर गया होगा, वे आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने खाना नहीं खाया। देखो, वह हो गया, वे हो गए, उन्होंने हो गया, उन्होंने खाना नहीं खाया। तो अगर मैं बताऊंगा उन्होंने खाना नहीं खाया, किससे बताऊंगा, आपसे बताऊंगा ना, अकेले तो बोलूंगा नहीं, अकेले नहीं बोलूंगा ना, बोलने वाला सुनने वाला दो होगा, और एक तीसरा होगा जिसके बारे में बात हो रही होगी। तो वही है, वह हो गया, वे हो गया, उन्होंने हो गया, ये क्या है, ये है भैया अन्य पुरुष। और इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, और बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सोच लेना, एक मैं होऊंगा जो बोलूंगा, दूसरा होगा मेरा दोस्त जो सुनने वाला होगा, तीसरा होगा मेरा पड़ोसी जिसके बारे में बात हो रही होगी। तीन ही होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और कौन से, अन्य पुरुष। हाँ, यही तीन होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बिल्कुल। तो ये
पुरुषवाचक खत्म हो गया ना। अब हम लोग दूसरा स्टार्ट करते हैं। कौन सा? दूसरा कौन सा था? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। एक बात समझ लेना, जिनका स्टैंडर्ड अच्छा है उनको पेशेंस रखना है। मैं 0 से लेके चलूँगा और जो भी पढ़ाऊँगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एग्ज़ाम के बाद आप मुझे भेजना पेपर और मैं आपको आंसर की बताऊँगा, देखना उससे बाहर नहीं आएगा। तो हाँ, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चित, निश्चित ना। तो बताओ आप, निश्चयवाचक क्या होगा? निश्चित होगा। बताओ, निश्चित होगा ना। कुछ लिखो, आप लोग भी कुछ लिखो। देखो, जैसे जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु की तरफ निश्चित संकेत करें। क्या करें? निश्चित संकेत करें। अरे यही तो है। क्या है बोलो? यही तो है ना। निश्चय पूर्वक संकेत करें, मतलब जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर, वस्तु की ओर, मैं यहां से हटा देता हूं, पूरा नहीं लिखा मैं। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत करे। संकेत भी होगा, निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। निश्चित संकेत करे। जैसे देखो, जैसे देखो, मैं आपको बताता हूं। देखो, ये है बॉटल, ये बॉटल, पानी की बॉटल है ये, और यहाँ रख दिया मैंने। आपको नहीं दिख रही होगी, मुझे दिख रही है। तो आप मेरे साथ खड़े हो, मैं बोलूँ यह पानी की बोतल मेरी है, यह पानी की बोतल मेरी है। तो जो यह हुआ, यह निश्चयवाचक है। क्या है? निश्चयवाचक है। यह पानी की बोतल मेरी है। तो क्या इसमें अनिश्चय है? नहीं, निश्चित है। यही जो पानी की बोतल है यह मेरी है। मैं यह दिखा रहा हूं यहां, यह पानी की बोतल मेरी है। तो यह हो गया निश्चयवाचक। तो यहां जो यह है वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ध्यान देना, ये छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। कौन सा सर्वनाम है इसमें? पद परिचय में भी आते हैं। जैसे यहां मैंने बच्चे बिठा दिए बहुत सारे, देखो ये सब बच्चे हैं, ठीक है। ये देखो, इनकी दो दो आंखें बना देता हूं। बच्चे दिख रहे हैं और आप हो यहाँ, ये हो आप, ठीक है। हाँ, ये हो आप और ये मुंह बना दिया। और ये आपके साथ आपकी दोस्त खड़ी हैं, इनके बाल बना देता हूँ, ये फीमेल हैं, ठीक है। इनका भी नाक बना देता हूँ, मुंह बना देता हूँ। आप इनसे बोल रहे हो कि ये बच्चे बहुत चंचल हैं। क्या बोलोगे? ये बच्चे बहुत चंचल हैं। मतलब इनको दिखाकर बोलोगे ये बच्चे बहुत चंचल। कौन से बच्चे? वो जो सामने दिख रहे हैं, ये इतने बच्चे बैठे हैं ये। और आप बोलोगे इनसे ये बच्चे बहुत सुंदर हैं। तो ये जो है ना, ये बच्चे, ये निश्चित है। यहाँ जो बैठे ये बच्चे बहुत चंचल हैं। तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। समझ गए? जैसे यह मेरी बोतल है, ये बच्चे बहुत चंचल हैं। आप हो, आप पढ़ रहे हो, आपके घर में कोई बेबी खेल रहा है, तो आप मुझे मैसेज करोगे सर वो बेबी, मैं नहीं देख पाऊंगा ना। लेकिन अगर यही कुछ हो रहा है, अगर यही कुछ हो रहा है, तो आप बोलोगे ना कि सर ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है वह सुंदर नहीं है। तो ये हो गया जैसे, और क्या हो गया?
यह पानी की बोतल है, ये बच्चे बहुत चंचल हैं, मतलब ये निश्चयवाचक होगा, निश्चित है, ये अनिश्चित नहीं है, सामने दिख रहा है। समझ आ गया? आगे बढ़ूं? चलो दूसरा देखता हूं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताओ आप लोग, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताओ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो वो क्या था, हाँ पहले आप लोग बताओ, कुछ इसके बारे में बताओ। देखो वह क्या था, किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध करा रहा था। इसका क्या होगा, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित बोध न कराए। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का, उसमें क्या था, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराए। इसमें वही लिख लो, जो सर्वनाम पद, जो सर्वनाम शब्द किसी, सेम वही, किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न कराए। क्या न कराए? निश्चित बोध न कराए। जाहिर सी बात है ना, अनिश्चयवाचक, अरे निश्चित अनिश्चित तो आप समझते होगे, बिल्कुल। उदाहरण देख लो, हाँ दीपावली हो रही है, सब लोग बैठे हो, कहीं पटाखा फूटा, भीड़ इकट्ठा हो गई, ठीक है, भीड़ इकट्ठा हो गई ना, तो आप क्या बोलोगे? लगता है वहां कुछ हो गया, वहां कुछ हो गया, बोलोगे ना, लगता है वहां कुछ हो गया इसलिए भीड़ इकट्ठा हुई है, लगता है वहां कुछ हो गया इसलिए भीड़ इकट्ठा है। सारे एग्जाम्पल दीपावली से रिलेट करके दूंगा, लगता है वहां कुछ हो गया इसलिए भीड़ इकट्ठा है। अब आप इसमें बताओ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ है? अरे भाई यहाँ, ये है, कुछ हो गया, लगता है वहां कुछ हो गया इसलिए भीड़ इकट्ठा है, लगता है वहां कुछ हो गया। तो अब देखो आप, लगता है वहां या यहाँ, मतलब पास में ही है ना, समीप है ना, यहाँ, यहाँ कर लो, लगता है यहाँ कुछ हो गया मतलब आपके पड़ोस में। तो अब ये अनिश्चित है, क्या हुआ ये नहीं पता है, लेकिन जब आप जाओगे वहां देखोगे, अच्छा पटाखे से इसका हाथ जल गया, तो निश्चित हो गया। लेकिन वही है ना कि यहाँ अनिश्चय, कुछ हो गया, समझ गए ना। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे आपके यहाँ कोई आया, दरवाज़ा खटखटाया, तो आवाज़ आ रही है, सब लोग अंदर बैठे हो, तो बोलोगे जैसे देखो बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। अब कौन खड़ा है ये निश्चित नहीं है, आदमी है, जानवर है, पशु पक्षी, क्या है ये निश्चित नहीं है, समझ गए। तो क्या है यहाँ, कोई, बाहर कोई खड़ा है, तो ये अनिश्चित, अनिश्चयवाचक है। कौन सा वाचक? अनिश्चयवाचक है, मतलब इसमें निश्चित बोध नहीं हो रहा है। बात समझ आ रही है? हाँ, मतलब निश्चयवाचक में जैसे यह मेरा पानी का बोतल है, अनिश्चयवाचक में क्या थे, और निश्चयवाचक में ना, ये बच्चे जो बैठे हैं बहुत शरारती है, मतलब यह हो गया, ये हो गया। और यहाँ जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, मतलब ना बाहर कोई खड़ा है, वहाँ कुछ हो गया है, तो मतलब ये अनिश्चयवाचक का बोध कराते हैं। तो ये आपको पहचानना है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। हाँ, तो क्या क्या हम लोग पढ़ लिए सर्वनाम में? हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े, उसके तीनों भेद पढ़ लिए, ओके। और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष पढ़ लिए। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिए और अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिए, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ सुना देता हूँ थोड़ा सा, और आप लोग बिल्कुल दीपावली मना लिए होंगे,
और पटाखे से जलना नहीं है। तो दीपावली तो सबको अच्छी लगती है, बढ़िया त्यौहार है, और इस मौसम भी बढ़िया रहता है गांव में रहने लायक ना। हाँ, तो आप लोग तो खुशनसीब हो जो घर पे हो, बढ़िया दीपावली मनाए, अच्छे से सेलिब्रेट किए। और यहाँ तो फिर प्रदूषण भी है ना, बिल्कुल दिल्ली में पोल्यूशन है ना, इसलिए पटाखे वगैरह ज़्यादा नहीं फोड़ने हैं। और ग्रीन पटाखे हुए आप देखोगे तो अलाउ नहीं है। तो मैं बस कुछ सुनाने का मन कर रहा है आपको, 2-4 पंक्तियाँ सुना देता हूँ, बाकी आगे क्लास कल करेंगे। तो हाँ, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, सफलता ही यही एक ऐसी बार बार मैं बोलता हूँ, सफलता संघर्ष की दासी होती है। आपको घबराना नहीं है। कई लोग मुझे मैसेंजर पे मैसेज करते हैं कि सर डर लगता है, तो डर नहीं लगना चाहिए। आपका जो कर्म है, मतलब आप उसको प्रैक्टिस करो, एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी करो, उसके बाद जिस दिन एग्ज़ाम में जाना बिल्कुल बेफिक्र होकर जाना कि कोई दिक्कत नहीं, अब जो होगा देख लेंगे। अगर आप अपनी तरफ से तैयारी किए हो तो आपको फेल कभी नहीं होना है, क्योंकि ये कट ऑफ बेस्ड नहीं है, ये है एक मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई करना है, ये मेरिट बेस्ड पे नहीं है। तो कट ऑफ वाले एग्ज़ाम में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आपको खुद के ऊपर यकीन करना होगा, और खुद के ऊपर जब आपको यकीन हो गया तो समझ लो फिर आप कभी भी कहीं भी किसी भी जगह जा सकते हो ना। जैसे मैं एक पंक्तियाँ सुनाता हूँ ना, तिनका भर विश्वास डगर को छोड़ भला कब लौटा है, एक किरण भर आशा हो तो व्योम पटल भी छोटा है, एक किरण भर आशा हो तो व्योम पटल भी छोटा है। तुम्हें गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़कर, सारी रातें रखो जेब में सपने तोड़ मरोड़ कर, सारी रातें रखो जेब में सपने तोड़ मरोड़ कर। तो किसी को नहीं घबराना है। मैं जानता हूँ कि जो वहाँ की लेडीज़ होती हैं, जो हमारी प्यारी बहनें हैं, तो उनको टफ होता है ना, वो घर में घरेलू काम भी करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम भी देती हैं। तो आप ये चीज़ समझ लो, आदर्श टाइम किसी को नहीं मिलता। जो अपनी विपरीत परिस्थितियों में लड़ के संघर्ष करके वही आगे मुकाम हासिल करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, वह पथ क्या, पथिक की कार्य कुशलता क्या, यदि पथ पर बिखरे सूल न हो, वह नाविक क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो विपरीत परिस्थितियों में जो डट कर उसका सामना करते हैं वही दिग्विजयी होते हैं, और वही संघर्ष है। आज जितने एग्जाम्पल हैं आप देखोगे, वो लोग अपनी विपरीत सबको आदर्श टाइम नहीं मिलता, समझ गए। अगर आप सोचो मुझे आदर्श टाइम मिले तब मैं पढ़ूंगा, तब मैं सिलेक्शन लूँगा, तो ये कभी मत सोचना। जितना टाइम आपको बिजी व्यस्तता होने के बाद मिल रहा है, उसी टाइम को यूटिलाइज करना, और देखना आप एक दिन बहुत आगे जाओगे। तो ये बात याद रख लेना, और ये पंक्तियां जहां पढ़ते हो वहां लिख के चिपका लो। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, अभी पहुंचना उस मंजिल पर जिसकी आगे राह नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।